हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का बेसिक लेवल जानेंगे। सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्लास 10th का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस कितना है, यह सब चीज़ हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्लास 10th में जो केमिस्ट्री होता है इसमें हम लोगों को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार पढ़ेंगे, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक। दूसरा चैप्टर जो है वह है आपका अम्ल, भस्म एवं लवण। यह सेकेंड चैप्टर है आप लोगों का। ठीक है। और थर्ड चैप्टर है आप लोगों का धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। ठीक है। धातु एवं अधातु। ठीक है। चौथा जो चैप्टर है आप लोग का कार्बन एवं इसके यौगिक। उसके बाद पांचवा चैप्टर है आप लोग का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों को मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। और प्रारंभ में केमिस्ट्री के क्षेत्र में जितने भी तत्वों का वर्गीकरण हुआ है उन सभी नियमों के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है। और छठा चैप्टर जो है वह है आप लोग का प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। एक एक करके हम लोग सभी चैप्टरों का थोड़ा सा अध्ययन कर ले। हमारे कहने का मतलब यह है कि सभी चैप्टरों के बारे में हम लोग परिचय ले लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो जानिए कि संसार में परिवर्तन होते रहता है और यह परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नए पदार्थ का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। और बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है। और एक और बात जान लीजिए, एक बार परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अगर परिवर्तन हो गया तो फिर अपने मूल रूप में वापस नहीं आ पाता है, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनता। इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ में परिवर्तन होगा और अपने फिर मूल रूप में वापस आ जाता है। ठीक है।
जैसे कि कागज को मोड़ करके हम लोग नाव बना लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसको कागज बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोयले को जला दें तो कोयले को जलाने पर हम लोग को राख प्राप्त होगा, राख से कोयला नहीं बन सकता। लकड़ी को जलाने पर राख प्राप्त होगा, राख से लकड़ी नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें, रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ प्रक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करे, ठीक है, और जो पदार्थ बनता है नया पदार्थ, तो नए पदार्थ जो है अपने मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल विपरीत गुण रखते हो, उस प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं। एक, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन पदार्थों को हम लोग प्रतिफल कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 के अंतर्गत हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के संक्षिप्त रूप को हम लोग समीकरण कहते हैं, जिसे हम लोग सूत्रों और संकेतों की सहायता से लिखते हैं, ठीक है। समीकरण को लिखने का भी तरीका हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। जैसे कि प्रतिफल को बाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। दो प्रतिफलों के संकेतों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर दो अभिकारक के चिन्हों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच जो है एरो का प्रयोग किया जाता है, एरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर की बात करें, अम्ल, भस्म एवं लवण। तो अम्ल क्या है, अम्ल का परिभाषा क्या है, ठीक है। जो पदार्थ खट्टे हो को अम्ल कहा जाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और भस्म की बात करें, जो पदार्थ कड़वा लगे, तीखा लगता है, उसको हम लोग भस्म कहते हैं। लवण क्या होता है, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग लवण कहते हैं, ठीक है। अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग लवण कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल के प्रकार, भस्म के प्रकार और लवण के प्रकार, ये सब चीज हम लोग को इसमें सीखना है, ठीक। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता पढ़ना है हम लोग को, धातुओं की क्रियाशीलता, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड चैप्टर में धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ना है। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग चले जाते हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़े होइएगा कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोग का पदार्थ में शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। तत्व क्या होता है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और तत्व को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, धातु एवं अधातु, ठीक है। धातु वे तत्व होते हैं जो कठोर होते हैं, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, जिनको पीटने पर एक विशेष ध्वनि निकलती है, ठीक है। जिनका सतह जो है चमकीला होता है, ठीक ना। और उसके बाद जिनका घनत्व उच्च होता है, ठीक ना। जो आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, यह धातु के गुण हो गया। और धातुओं के विपरीत गुण रखने वाले जो भी तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको अधातु कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग धातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अयस्क का सांद्रण पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग को एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट पढ़ना है, जारण और निस्तापन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है चौथा चैप्टर, कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन क्या है, ठीक है। कार्बन एक प्रकार का अधातु है, ठीक ना। कार्बन की का संकेत जो होता है वह C होता है। कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है 6 होती है, ठीक है। और कार्बन से बने यौगिक जो होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग को, उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों के बीच में अंतर को भी समझना है हम लोग को।
उसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जैसे कि मैंने पहले ही बतलाया है कि प्रारंभ में जब कुछ तत्व ज्ञात थे तो उन लोगों को एक क्रम में सजाया गया ताकि अध्ययन करने में सुविधा हो। वर्गीकरण इसलिए किया गया कि ताकि तत्वों के गुणों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सके। ठीक है ना? तो तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभ हुआ। ठीक है। प्रारंभ में लावाजे ने किया था, उसके बाद न्यूलैंड्स ने किया। ठीक ना? उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आप लोगों को पढ़ना है, तिर्यक नियम भी पढ़ना है। उसके बाद मेंडलीव साहब ने किया था ना, मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है। उसके बाद मोसले ने किया था आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है ना? इसी चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद अंतिम चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के संसाधनों को पढ़ना है। प्राकृतिक रूप से जो हम लोग को प्रकृति प्रदत्त पदार्थ होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि जल हुआ, वायु हुआ, वन हुआ, इत्यादि सब के बारे में पढ़ना है। और इसमें प्रदूषण के बारे में भी थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग को समझना है। यह हो गया हम लोग का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। ठीक है ना? अगले वीडियो में हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। तो बने रहिए आप लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।